तो आप देख सकते हो कि मार्च में टोटल इनकम हुआ है 352। ठीक है, तो फरवरी में हम लोग देख लेते हैं कि कितना इनकम हुआ था। तो आप देख सकते हो फरवरी में इनकम हुआ था $433। ठीक है, तो हम लोग जनवरी का भी इनकम देख लेते हैं। आप देख सकते हो $447। ठीक। सो जैसे कि इस वीडियो का थंबनेल आप ऑलरेडी देख चुके होंगे कि महीने में हम लोग 300 से और 400 या 500 तक मिनिमम कैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन फील्ड से। तो मैं जिस फील्ड को बात कर रहा हूँ वो है कि ब्लॉगिंग सेगमेंट। ठीक है, ब्लॉगिंग सेगमेंट में मैं जो अभी एक साइट से एक सिंगल साइट से मिनिमम हर महीने में 300 से और 350 तक एवरेज महीने में कमा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वो साइट किसके ऊपर है, हम लोग उसी तरह साइट को कैसे रेडी कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो पीसी में जाने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको पहले बता दूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप ऑनलाइन फील्ड में ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आपको एक पर्टिकुलर नीश के ऊपर ही काम करना चाहिए। ठीक है, वो नीश क्या हो सकता है, वो हो सकता है आपका जिसके ऊपर पैशन है आप उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हो अपने ब्लॉग में। हो सकता है आप जिस एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने के बाद आपको पता चला कि उसके ऊपर इंफॉर्मेशन का लैक है ऑनलाइन में, तो आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक नीश को कैसे फाइंड करें, कौन सी नीश के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, लो कंपटीशन नीश हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको मेरे जो यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी वीडियो है नीश रिसर्च के ऊपर, उसको ज़रूर देख लेना चाहिए ताकि आपको नीश रिसर्च के ऊपर एक अच्छे से क्लियर आइडिया हो जाए। तो चलते हैं इस वीडियो के मेन थीम के ऊपर। तो मैं जिस साइट पे ऊपर काम कर रहा हूँ उस साइट पे जो मोस्टली ट्रैफिक है वो अराउंड 50 से 100 तक ट्रैफिक आ जाता है पर डे में। ठीक है, और महीने में मुझे मिल जाता है अराउंड 300 से 350 के आसपास। ठीक है, तो कभी कभी साइट के जो अर्निंग है 400 450 तक भी चला जाता है, कभी कभी उससे नीचे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पॉइंट बताऊंगा जो कि आप फॉलो कर सकते हो और आपका जो साइट है वो रैंक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 जो स्टेप है वो है कि नीश रिसर्च। ठीक है, तो नीश रिसर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर आपको बहुत सारे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर नीश रिसर्च में आप बहुत ही कम टाइम दोगे तो आपका आउटपुट उतना अच्छा नहीं होगा। हो सकता है आप एक हाई कॉम्पिटिटिव नीश के ऊपर काम करते रहोगे तो आपका आउटपुट उतना अच्छा नहीं मिलेगा और एज ए रिज़ल्ट आपको रैंकिंग में भी बहुत सारे दिक्कत मिलेगा। ठीक है, तो नीश रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको वो पहले कर लेना चाहिए। तो नीश रिसर्च हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने 2-3 मेथड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वो आप फॉलो कर सकते हो। और नीश रिसर्च के बाद हम लोग क्या करते हैं कि कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च हम लोग क्यों करते हैं कि कीवर्ड रिसर्च इसलिए करते हैं ताकि हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करें वो टॉपिक कौन सा हो उसका एक आइडिया मिले हमको। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च जब हम लोग करेंगे ना तो एक दो हम लोगों के पास अगर पेड टूल होगा, ठीक है, तो अच्छा सा हम लोग का आइडिया हो जाएगा इस कीवर्ड में कितना ट्रैफिक आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप एसीएमरस यूज़ कर सकते हो और एजरएफ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एजरएफ बहुत कॉस्टली हो जाता है तो एज ए बिगिनर आप एसीएमरस यूज़ कर सकते हो। तो एसीएमरस को आपको ऑफिशियली बाय करना नहीं पड़ेगा, आप किसी भी ग्रुप बाय टूल यूज़ कर सकते हो। तो एसीएमरस लेके आप जिस नीश के ऊपर काम करोगे उस नीश को वहाँ पर डालने के बाद उस टॉपिक को आप रिसर्च करने के बाद आपको एक अच्छा सा कीवर्ड का लिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक कीवर्ड के ऊपर जो कीवर्ड कंटेंट को लिखा होगा ना तो उस कीवर्ड के रिलेटेड और भी जो सेकेंडरी या एलएसआई कीवर्ड होते हैं आप उसको 1 बाय 1 कलेक्ट करते रहोगे। ठीक है, और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये जो एसीएमरस और एजरएफ का जो कीवर्ड का मैट्रिक्स होता है, जैसे कि सीपीसी हो गया, कीवर्ड डिफ़िकल्टी हो गया, ये केडी का जो मामला है ना कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ये मोस्ट ऑफ द न्यूबी यहाँ पर स्ट्रक हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि एक कीवर्ड का डिफ़िकल्टी बहुत कम है तो विदाउट एनी फर्दर रिसर्च वो उस कीवर्ड को लेके ही चल जाता है। लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर होता है, जैसे कि आप जिस कीवर्ड के ऊपर काम करना चाहते हो वो तो लोग केडी आपको वहाँ पर दिख रहा है, लेकिन उस कीवर्ड को लेके आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा गूगल में ताकि आपको आइडिया मिल सके कि आप जिस कंप्यूटर्स के ऊपर compete करने जा रही हो उसका कंटेंट क्वालिटी क्या है, कितना सारे कंटेंट उस साइड में पब्लिश है। ठीक है, उसका टॉपिकल अथॉरिटी क्या है। ठीक है, तो आपको
और भी बहुत सारे फैक्टर देखना पड़ेगा, जैसे कि बैकलिंक्स का क्वालिटी क्या है, किस किस जगह से वो बैकलिंक्स क्रिएट किया है, ठीक है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको उस कीवर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं फिर सजेस्ट करूँगा जो मेरा ब्लॉगिंग जो सीरीज़ है ना, उसको आप ज़रूर देखना, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 में आ जाता है कि कीवर्ड मैपिंग, ठीक है। तो आप कीवर्ड तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके होंगे, आपका पास कीवर्ड का लिस्ट है, लेकिन उस कीवर्ड को आपको मैपिंग करना पड़ेगा ताकि आप एक कंटेंट में कितना कीवर्ड को टारगेट कर सको वो पहले से आपको पता चले, ठीक है। अगर आप कीवर्ड मैपिंग नहीं करोगे तो हो सकता है आप एक कंटेंट में 2 3 4 5 कीवर्ड को ऐसे डालते रहोगे, ठीक है। उसका अगर आप मेन कीवर्ड को 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे बार बार यूज़ करते रहोगे अपने कंटेंट में, एक सिंगल कंटेंट में, तो वो क्या होगा कि कीवर्ड ओवर ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर कीवर्ड ओवर ऑप्टिमाइज हो जाएगा तो वो कोई भी ह्यूमन उसको रीड करने में बोरिंग हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप एक साइट को, एक कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो, जैसे कि हो सकता है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, ये कीवर्ड के ऊपर अगर आप टारगेट करोगे तो आपका जो कंटेंट है उसकी कंटेंट में अगर आप हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन करके टाइटल में दे दिया, उसके बाद इंट्रोडक्शन में 2 बार कह दिया, उसके बाद फिर से एक H2 टाइटल में हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, फिर H2 में जो पॉइंट आता है उसके ऊपर फिर से हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये बार बार आप हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन जो कहने जा रहे हो ना, ये क्या होता है कि जो रीडर है ना, जो रीड कर रहे हैं वो कहीं से भी बोरिंग फील करता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है आप किसके ऊपर बात करना चाहते हो, उसको बार बार एक ही कीवर्ड को यहाँ पर हाईलाइट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ गूगल अच्छे तरीके से समझ जाता है, ठीक है, इसको हम लोग ओवर ऑप्टिमाइज कह सकते हैं। तो इसके लिए आप जिस कीवर्ड को टारगेट करना चाहते हो उसको कितने टाइम्स यूज़ करना है, ये मैंने अपने ऑन पेज एसईओ के जो लेक्चर है उसको मैं क्लियरली आपको बताया। तो अगर उस वीडियो को आप देखोगे तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि एक साइड, एक कंटेंट में हम लोग मेन कीवर्ड को कितना टाइम यूज़ कर सकते हैं, H2 में, H3 में हम लोग किस तरह कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, मैं वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो अभी आता है स्टेप नंबर 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कंटेंट क्रिएट करने से पहले हम लोगों का कंटेंट का आउटलाइन क्रिएट करना पड़ेगा। तो कंटेंट का आउटलाइन हम लोग AI टूल से भी क्रिएट कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो वीडियो का लिंक भी मैं नीचे में दे दूँगा, आप वो देख सकते हो, और आप मैनुअली भी कर सकते हो। और मैं जो टूल यूज़ कर रहा हूँ वो न्यूरल राइटर टूल है, जिसमें मैं NLP ऑप्टिमाइज कीवर्ड को यहाँ पर देखता हूँ और एक कंटेंट का आउटलाइन भी उस टूल से निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो वो टूल को मैं कैसे यूज़ करता हूँ और किस तरह एक उस टूल को यूज़ करने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से कंटेंट में NLP कीवर्ड मैच हो जाए, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, वीडियो का लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। सो नंबर 4 में आ जाते हैं कि ऑन पेज एसईओ, ठीक है। आपके पास कीवर्ड आ गया, कीवर्ड के ऊपर आपने एक कंटेंट लिख लिए, तो उस कंटेंट को एसईओ ऑप्टिमाइज भी बना लिए, लेकिन आप उसको ऑन पेज एसईओ कैसे करोगे, ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ करने के लिए मैंने एक पूरा वीडियो अपने चैनल में ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, उसका नीचे भी मैं लिंक भी आपको दे दूँगा, ठीक है, उसको ज़रूर देख लेना। क्योंकि होता है क्या है, ऑन पेज एसईओ में सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम यही कहते हैं कि इस कीवर्ड को एक बार टाइटल में टारगेट कर लो, H2 में टारगेट कर लो, आपका ऑन पेज हो गया, और उसको मेटा टाइटल में टारगेट करो, आपका ऑन पेज हो गया। नहीं, ऑन पेज सिर्फ उसी के ऊपर नहीं होता। ऑन पेज अभी 2024 में जो मैं वीडियो बनाऊँ ना, अभी गूगल बहुत सारे AI को लेकर चल रहा है, वो बहुत स्मार्ट हो गए। तो जिस टॉपिक के ऊपर अगर बात कर रहे हो आप, अगर मान लीजिए कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम यूट्यूब, तो आपका कंटेंट का मेन सब्जेक्ट अगर ये होगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम ए शॉपिफाई स्टोर, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम ए ई-कॉमर्स साइट, ठीक है। तो इस तरह टॉपिक के ऊपर आप वहाँ पर डिस्कस करने लगोगे तो वो रिलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। तो आपका कंटेंट का फोकस सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो जितना आप अपनी कंटेंट में रिलेवेंसी रखोगे, जितना टॉपिकल अथॉरिटी आप अपने कंटेंट में बढ़ाओगे ना, तो रैंकिंग में आपको बहुत सारे बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप एक कीवर्ड को लेकर चलोगे कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम यूट्यूब, इस कीवर्ड का अगर आप टारगेट करना चाहते हो, तो उसके साथ साथ
इसी के रिलेटेड 2-3 कीवर्ड आपको अलग से पेज में टारगेट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो 2-3 रिलेटेड कीवर्ड मैं आपको बताऊं, वो कीवर्ड सेम टू सेम, ठीक है, अगर हो जाए, सेम टू सेम का मतलब है कि मोरलेस सेम हो गया। जैसे कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम 2024, अगर इस कीवर्ड को अगर आप किसी और कंटेंट में टारगेट करोगे तो वो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन में आ जाता है। ये क्या हो गया, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन में ये कि 2 पेज सेम टॉपिक के ऊपर अगर बन जाएगा ना, तो वो 2 पेज आपस में लड़ाई करने लगेगा कि कौन सा रैंकिंग में आए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, आप जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो उसको इन डेप्थ डिस्कस करने के बाद आपको देखना पड़ेगा और जो टॉपिक उसके रिलेटेड है, ठीक है, जो रिलेटेड है उसको आप अलग से पेज में टारगेट करो, ठीक है, ना कि एक ही पेज में टारगेट कर दो, ठीक है। अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको एक कंटेंट में कौन सी टॉपिक या कीवर्ड को टारगेट करना चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने जो ऑन पेज एसईओ सीरीज में आपको कीवर्ड और ऑप्टिमाइजेशन सिखाया ना, उसको आप देख लेना, आपको जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। सो नंबर 5 में आ जाते हैं कि ऑफ पेज एसईओ। जैसे कि आप जानते हो ऑफ पेज एसईओ में हम लोग बैकलिंक्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जिस साइट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें मैंने सिर्फ बेसिक और फाउंडेशन बैकलिंक आप कह सकते हो, सिर्फ उसके ऊपर ही मैंने टारगेट किया है। जैसे कि प्रोफाइल लिंक हो गया, सोशल मीडिया लिंक हो गया, फोरम लिंक हो गया, ठीक है। 2-3 साइड में मैंने कमेंट भी किए थे, लेकिन उस टाइप लिंक अभी उतना वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप बिगिनर हो, आप अपने साइट को अभी स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आप ये बेसिक और फाउंडेशन बैकलिंक्स को टारगेट कर सकते हो, ताकि आपका जो एंकर टेक्स्ट है वो अच्छे तरीके से टारगेट हो जाए, ठीक है। एंकर टेक्स्ट का मतलब है जिस कीवर्ड को आप टारगेट करना चाहते हो गूगल में रैंकिंग में आने के लिए, तो उस कीवर्ड को लेके आप अपने जो बैकलिंक्स का जो एंकर टेक्स्ट होता है ना, जिसके ऊपर आप बैकलिंक्स क्रिएट करना चाहते हो, उसको आपका जो मेन कीवर्ड है उसको आप टारगेट करना चाहिए। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ कि जिस कीवर्ड को आप टारगेट करना चाहते हो, ठीक है, एज ए एंकर टेक्स्ट, वो ओवर ऑप्टिमाइज ना हो जाए, ठीक है। अगर आपका मेन कीवर्ड है हाउ टू मेक मनी ऑन यूट्यूब, तो अगर आप 100 बैकलिंक्स क्रिएट करोगे, ठीक है, सपोज अगर 100 बैकलिंक्स क्रिएट करोगे तो आपको एक रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि आप प्रोफाइल लिंक बनाओगे 20% सिर्फ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, इस कीवर्ड के ऊपर आप 20% रेशियो को मेंटेन कर सकते हो जब आप फोरम लिंक्स क्रिएट करोगे, ठीक है। तो इसी तरह आपको एक रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा ताकि एक ही कीवर्ड को आप ओवर ऑप्टिमाइज ना कर बैठो। देन हम लोग हाई ऑथोरिटी बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि गेस्ट पोस्ट हो गया और कोई ब्रोकन बैकलिंक्स हो गया, ठीक है। तो उस टाइप ऑफ बैकलिंक्स के बारे में मैं जब सीरीज यहाँ पर लाऊंगा ना, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हम लोग इस तरह उस टाइप ऑफ बैकलिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर मैं ऑलरेडी बहुत कुछ कह दिया हूँ, तो मिलते हैं स्क्रीन पर जहाँ पर हम लोग अपने अर्निंग के लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो चलिए स्क्रीन पर। तो मैं अपने एडसेंस में लॉगिन हो गया, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार पेज को रिलोड करके भी दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर डेट रेंज लगाया कि मई 2013 से मई 2024 में कितना अर्निंग हुआ है, ठीक है। तो ये नीचे आप देख सकते हो कि अराउंड 3991, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज मंथ में कितना आ जाता है, ठीक है, 3991 डिवाइडेड 12, ठीक है, तो अराउंड 333, राइट। सो ऑलमोस्ट 300 के आसपास एवरेजली ये इनकम दे देता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट 30 डेज़ में कितना आया। तो आप देख सकते हो कि ये लास्ट मंथ का अर्निंग है $200। तो ये हुआ कि ये ऐसे होते रहते हैं कि कभी कभी इनकम थोड़ी बहुत लो हो जाता है और कभी ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है। तो मैं अप्रैल का आपको दिखा दिया, ठीक है। तो हम लोग मार्च में देख लेते हैं कि मार्च में तो आप देख सकते हो कि मार्च में टोटल इनकम हुआ है 352, ठीक है। तो फरवरी में हम लोग देख लेते हैं कि कितना इनकम हुआ था। तो आप देख सकते हो फरवरी में इनकम हुआ था $433, ठीक है। तो हम लोग जनवरी का भी इनकम देख लेते हैं।
आप देख सकते हो $447, ठीक है। तो ये एक अच्छा इनकम दे देता है इस साइड में। और इस साइड में मैं कोई भी इतना एफर्ट नहीं डाल रहा, सिर्फ कंटेंट को पब्लिश करके छोड़ दिया हो, ठीक है। और महीने में 1 या 2 कंटेंट उसमें अपडेट करता हूँ। लेकिन इसका एडवांटेज यही है कि जिस न्यूज़ पे ऊपर मैं काम कर रहा हूँ ना, उसका कंपटीशन बहुत कम है, उसमें कंटेंट का लैक बहुत है, ठीक है। तो उसमें जो रीडर है ना, वो उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उसको उतना अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं जो कंटेंट ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, उसके ऊपर ही ज़्यादा टॉपिक आ जाता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि और इसका साइट का स्टार्ट क्या है, ठीक है। तो ये साइट आप देख सकते हो कि यहाँ पर 209 पोस्ट है। और आप इसका पब्लिश डेट भी देख सकते हो कि मई 3 में एक पोस्ट किए थे, अप्रैल पर पोस्ट किए थे, अप्रैल 27, फरवरी 8 पर एक पोस्ट किए थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ओनली 200 पोस्ट है इस पे, और इसका कंटेंट लेंथ है 500 से 600 के आसपास, ठीक है। और इसका जो कंटेंट है ना, वो बहुत रिसर्च करके मैंने उसको रेडी किया और उसको NLP ऑप्टिमाइज़ किया। और डिफरेंट वे जो स्ट्रक्चर होता है ना, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो वो उसको मैं अच्छे तरीके से स्ट्रक्चराइज किया उस साइट को, ठीक है। तब जाके ये अच्छा खासा इनकम यहाँ पर दे रहा है और रैंक भी कर रहा है, ठीक है। तो ये आप भी इसी तरह साइट को रेडी कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बताऊँ, ये जो साइट है, ये सिर्फ छोटी एक होस्टिंग सर्वर पर ही है, और इसमें कोई प्रीमियम सर्वर नहीं है, ठीक है। और ये जो लोगो है, थीम है, सिर्फ बेसिक थीम है। मैंने जेनेट पेज के ऊपर ये साइट बनाया, और जो डोमेन ये थे वो नेम चिप से, और होस्टिंग था मैंने इसको एक वेफर होस्ट, एक इंडियन कंपनी बेस्ड होस्टिंग सर्वर है। तो मैं उस सर्वर को लेके मेरा निज साइट का जो छोटी छोटी साइट होते हैं उसी पर ऊपर ही होस्ट है, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर एक ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, ठीक है। आप वो भी देख सकते हो। तो आपका मर्जी, आप जितना आप जिसको चाहे, आप जिस सर्वर को चाहे वो सर्वर लेके अपना निज साइट को चला सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं जो सर्वर यूज़ कर रहा हूँ वो काफ़ी अच्छा सर्वर है। और ये जो साइट आप देख रहे हो ना, सिर्फ उसी पर ऊपर ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसका ट्रैफिक कितना है, ठीक है। ये 64 ट्रैफिक आए थे 2 मई पर। उसके बाद है कि 1 मई पर 54 है, ठीक है, 43। तो इसी तरह इसका ट्रैफिक आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको यही चीज़ देखना चाहिए कि आपको फोकस करना है कि आपका कंटेंट का क्वालिटी क्या है, आप जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हो उसका टॉपिकल ऑथोरिटी कितना आपने बनाया। तो इसके ऊपर आपको हमेशा स्टक रहना है, ठीक है। ना कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी का टारगेट करने लगोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। तो ये था इनकम का स्टेट्स, तो आप भी इस तरह इनकम कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो को आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो, ताकि एसीओ और ब्लॉगिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहे। तो आज तक के लिए इस वीडियो यहीं पर है, और मिलते हैं नई वीडियो पर।